गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक, मजेदार, जबरदस्त। आज है 28। ओके, तो हम लोग मॉडुलस और कॉन्जुगेट और मॉडुलस के प्रॉपर्टीज देखे थे। उससे रिलेटेड क्या देखे थे, कुछ एग्जांपल्स, और क्या है कि जो आर्गुमेंट है मॉडुलस और आर्गुमेंट के कॉम्बिनेशन पे पोलर रिप्रेजेंटेशन को समझे थे। ठीक है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में कुछ और बात ध्यान रखना है कि जैसे आर्गुमेंट होता है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। आज हम लोग आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर रिलेटेड है सो पोलर रिप्रेजेंटेशन को पूरा डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ। तब हम लोग आज है सो यूलर्स फॉर्म देखेंगे और यूलर्स फॉर्म से कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, यूलर जो है उन्होंने भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को खास तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनकी आइडेंटिटी के थ्रू। तो आज जो है ये सब चीज देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए तुम लोगों को कल बताए थे लास्ट तक कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वह मतलब बहुत ही सेवरल वैल्यू ले सकता है। तो और यह भी बताए थे कि जो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसके लिए हम अगर एक ही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो ये मल्टीपल है ना, मल्टीपल रोटेशन तक जा सकता है। तो क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट को हम लोग बड़े नंबर के रूप में देखते हैं, मल्टीपल नंबर्स ऑफ पाई, ठीक है, मल्टीपल रियल मल्टीपल ऑफ पाई के रूप में देखते हैं। अब क्या कि आर्ग्यूमेंट को छोटा करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो पाई तक और क्लॉकवाइज देखेंगे तो माइनस पाई तक। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसी दो कैटेगरी में अगर बांट दें, किसी भी क्वाड्रेंट में हो 1 2 3 4, तो हम इस प्रकार से बांट दें तो पाई को छोटे फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक हेडिंग डालो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये प्रिंसिपल पीएल, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फॉर थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। मान लो थीटा क्या है, उसे हम जेड का आर्ग्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। when माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है, सेटिस्फाइज। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ऑफ जेड। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, तो इन चारों में थीटा की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? यहाँ पे तो सिंपल पता है, tan इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पे थीटा कैसे लिखा जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स। अब यहाँ निगेटिव क्या है, इस तरफ x, मतलब x निगेटिव है ना इधर, तो उसको हम मॉड लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम माइनस साइन यूज कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम निगेटिव रोटेशन की बात कर रहे थे, तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। इसमें चूंकि दोनों निगेटिव होता है, y y y y y y y ऊपर और x नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे y बाय एक्स दोनों निगेटिव होने के कारण, तो ये हमारा है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हमारा है
निगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा है निगेटिव नेगेटिव, और ये हमारा होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू, यहाँ होगा -tan इनवर्स, क्योंकि निगेटिव है ना, और y चूंकि निगेटिव होता है इसलिए y पे मॉड लगाएंगे। इस प्रकार से इन चारों क्वाड्रेंट में, ठीक है, हम लोग एक प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में आर्गुमेंट को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हम जो है सो इसके मल्टीपल रोटेशंस या रोटेशंस फर्दर देन 2 पाई, एक रोटेशन के बाद सेकेंड रोटेशन, है ना, इसके कारण जो बहुत ज्यादा वैल्यू आ सकता है आर्गुमेंट को, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू में, है ना, रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसके कारण से जो आर्गुमेंट का जो वैल्यू होगा वो शॉर्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। एक ध्यान रखो, हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा जानते हैं ना, अगर ऐसे लिखा रहे कहीं भी CIS थीटा, तो ये समझना cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये शॉर्टर फॉर्म है। कभी कभी इस तरह से लिख देगा यह बताने के लिए कि क्या है ये, तो इसका मतलब यही होगा, C फॉर cos, I का मतलब I और S का मतलब sin, ठीक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स, हम जो है सो मॉडुलस का तो समझे थे, अब आर्गुमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज है सो लिखेंगे कुछ। पहला, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं दिया है, कहीं भी मेंशन नहीं दिया है, तो हम लोग जनरली आर्गुमेंट को प्रिंसिपल वैल्यू ही मानते हैं। तो इसमें लिखेंगे अनलेस अदरवाइज स्टेटेड आर्गुमेंट वैल्यू इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। पॉइंट नंबर 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो, यदि जीरो कहते हैं इसका मतलब z इक्वल टू जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो y, यानी ये कहाँ है, अगर हम पोल पे ही खड़े रहेंगे तो हम रोटेशन की बात कर सकते हैं। अगर हम पोल पे ही खड़े हैं, हमारा पॉइंट कहाँ है, पोल पे ही है, तो फिर हम रोटेशन की बात नहीं कर सकते ना। इसलिए अगर कोई कहे कि जो जीरो का कितने क्या आर्गुमेंट होगा, तो वो डिफाइन नहीं है, ये कोई वैल्यू यील्ड नहीं कर सकता। तीसरा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ठीक है, तो इसका मॉडुलस भी इक्वल होगा और इसका आर्गुमेंट भी इक्वल होगा। चौथा पॉइंट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम या डिफरेंस का हम लोग मॉडुलस निकालते हैं और वह उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के सम के बराबर हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो आर्गुमेंट है वो इक्वल है। यही बात अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम या डिफरेंस है वह उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये पाई रोटेशन पे एक दूसरे से अलग है।
ठीक है। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस उनके डिफरेंस के मॉडुलस के बराबर हुआ तो यह इंप्लाइज करता है कि उनके जो आर्गुमेंट हैं वे π/2 से डिफर करते हैं। उनका फेजर जो है वह π/2 से डिफर कर रहा है। और इसका मतलब यह भी होता है कि Z1, Z2 एंड Z1/Z2 आर प्योरली इमेजिनरी। सनी बात मत करो। आज सुधांशु भी आया है। सुधांशु कैसे हो? कहाँ रह गए थे? इफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 1 ऑफ π/2 और π/2, इसका मतलब हुआ z हमारा प्योरली इमेजिनरी है। अगर आर्गुमेंट जो है हमारा 0 या पाई में से एक हुआ, इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह प्योरली रियल है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वह उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का नेगेटिव होता है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसमें 2k π जोड़ना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट होगा वह इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के सम के बराबर होगा। और अगर हम इसको जनरलाइज करें तो n कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट होगा वह इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के सम के बराबर होगा और उसमें 2k π जोड़ेंगे। जहां पे k हुआ वो इंटीजर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का जो आर्गुमेंट होगा वह इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के डिफरेंस के बराबर होगा। और उसमें 2k π जोड़ेंगे जहां पे k जो है वह इंटीजर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंपोजिट के रेशियो का आर्गुमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का दोगुना होगा और उसमें हम 2k π को जोड़ेंगे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n है, उसका जो आर्गुमेंट होगा वह n टाइम्स उस इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का होगा और प्लस उसमें 2k π जोड़ेंगे।
इस प्रकार से हमारे पास 14 प्रॉपर्टीज हुए आर्गुमेंट के। ठीक है, सबको नोट डाउन करो, फिर मैं एक पॉइंट तुम लोगों को बताऊंगा। चलो एक बार फिर से सबको समझते हैं। ठीक है, जो लेट है उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों निकालना हमको जरूरी है, मतलब जनरली इसीलिए क्योंकि जो मल्टीपल रोटेशंस होंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसको बस इन्हीं 2-4 सेगमेंट में हमको दिखाना है। तो क्यों न करके जो ये रोटेशन है उसको, पूरे रोटेशन को 2 भाग में बांट दिया जाए। एक होगा एंटी क्लॉकवाइज पाई तक, एक होगा क्लॉकवाइज जो है सो माइनस पाई तक। इसीलिए मैं ऐसा लिखा हूं, -पाई टू ले पाई। ठीक है, तो ये करने का क्या मतलब, यहां पे देखो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं का क्या मतलब, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जो रोटेशन निगेटिव में होगा वह जस्ट इसके नियर में है, पर कहने का ये मतलब हुआ अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे पाई और पाई बाई 2, सॉरी -पाई और पाई, यहां पे इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू, ये समझ में क्लियर हो गया। और इसीलिए मैं इस प्रकार से कहूँ tan इनवर्स y बाय x, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसलिए x में हम मॉड लगाए हैं और पाई माइनस करके ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, तो y बाय x करेंगे तो वैल्यू वही होगी, इसलिए मैं कहीं मॉड नहीं लगाया हूँ। और -पाई प्लस किया हूँ, ये कहने का मतलब कि हम निगेटिव रोटेशन ले रहे हैं और फिर -पाई से इसको काउंट कर रहे हैं। तो -पाई से कहने का मतलब यहां से कितना आगे आएगा, और यहाँ पे निगेटिव रोटेशन इसलिए माइनस साइन पहले ही लगा दिया हूं, और जो y है उसके आगे मॉड लगाएं, क्योंकि जो निगेटिव होगा इमेजनरी वो क्या होगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए इस तरह से। कहीं कहीं पे तुमको क्वेश्चन में CIS थीटा लिखा रहेगा, CIS का मतलब होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टी समझो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसका मॉडुलस और उसका आर्गुमेंट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ यहाँ पे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, तब उसका मॉडुलस करेंगे तो इंडिविजुअल मॉडुलस का सम के बराबर यदि हुआ, इसका मतलब उसका आर्गुमेंट बराबर है। और यदि उसके सम या डिफरेंस का जो मॉडुलस है अगर उसके इंडिविजुअल मॉडुलस के डिफरेंस के बराबर है, तो ये पाई अपार्ट है। पाई अपार्ट का क्या मतलब, पाई अपार्ट का ये मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसके ओरिजिन के, सॉरी पोल के मिरर के हिसाब से। पोल का मिरर क्या क्या मतलब, पोल का मिरर का मतलब जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है तो मिरर अगेंस्ट पोल क्या होगा, इस साइड। तो ये रोटेशन कितना अपार्ट हुआ, पाई अपार्ट हुआ ना, इसका कहने का यही मतलब हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का जो मॉडुलस होगा उसके डिफरेंस के मॉडुलस के बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह π/2 अपार्ट है, π/2 पॉजिटिव रोटेशन या π/2 नेगेटिव रोटेशन। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है सो प्योरली इमेजिनरी है। अगर किसी z का आर्गुमेंट -π/2 या π/2 है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हुआ, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पे है। और y एक्सिस पे क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस है, तो उनमें से कोई इमेजिनरी हुआ, और 0 और पाई के बीच में है, तो 0 और पाई कहाँ पे आता है, हाँ, तो अगर आर्गुमेंट 0 हुआ या पाई हुआ तो यह रियल एक्सिस पे आता है, इसलिए प्योरली रियल। आर्गुमेंट कंपोजिट का आर्गुमेंट जो होगा वह नेगेटिव ऑफ, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z लिखा हुआ है। ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वह नेगेटिव तो होगा, साथ में 2 के पाई। अब ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे 2 के पाई है और यहाँ पे ये है, कुछ ऐसा मिलता जुलता रिलेशन है इसमें क्या, देखो कंपोजिट का क्या मतलब, मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सिस, ये समझाए थे लास्ट क्लास में। कंपोजिट करने का मतलब मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट हम मिरर निकाल रहे हैं। और जेड इनवर्स का क्या मतलब, जेड इनवर्स का मतलब पहले तो वो पॉइंट पे पहुंचो, उसके बाद जितना रोटेशन वो किया है उतना रोटेशन रिवर्स करो, उतना रोटेशन रिवर्स करोगे
तो वो पहुंचेगा तो कुछ इसी प्रकार से आर्गुमेंट में। और 2k पाई का मतलब ये रोटेशन को अल्टर करने के लिए, जहां पे k क्या है, इंटीजर है, ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। यदि ये क्लॉकवाइज रोटेशन किया है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है, तो क्लॉकवाइज किया है तो एंटी क्लॉकवाइज उसको उतना ही रोटेशन देना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। इनवर्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हम रोटेशन भी उतना ही इनवर्स कर रहे हैं। इसका मतलब जस्ट हम क्या कर रहे हैं, रियल एक्सिस के बाद मिरर कर रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आया। यहाँ पे देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट निकाले तो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के सम के बराबर हुआ। और यदि n, हमारे पास n नंबर ऑफ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, तो उसका आर्गुमेंट जो होगा वो इंडिविजुअल सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के सम के बराबर होगा। और उसमें भी हम 2k पाई जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, थोड़ा 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 करके जो मल्टीपल नंबर ऑफ जो क्या हो रहा, मतलब जो आर्गुमेंट का जो है सम करेंगे, तो रोटेशन का संख्या बढ़ सकता है या घट सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसको लिखा गया। Z/Z2 यानी कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो आर्गुमेंट होगा वो इंडिविजुअल आर्गुमेंट के डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ भी 2k पाई इसलिए लिखा गया है। ठीक है, यहाँ जहां कहीं भी ये 2k पाई लिखा गया है, अब तो इतना क्लियर होने के बाद यह भी समझ में आया होगा कि अगर हम n टाइम्स जोड़ेंगे चीजों को तो n हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। और कंपोजिट का डिफरेंस है, तो कंपोजिट का निगेटिव होता है, तो निगेटिव ऑफ निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए ये ट्वाइस हो गया। 2k पाई क्यों आया, यह भी क्लियर हो गया। 2k पाई हो गया उस रोटेशन को, है ना, ठीक करने के लिए, ताकि वह क्लियरली जो है सो इस रेंज में आ सके। अब इतना क्लियर हो गया तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यूलर के फॉर्म को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल नंबर 12, express the following complex number in polar form। ठीक है, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म है। इसमें पहला है Z1 इक्वल टू -1/2 कॉमा -√3/2, और दूसरा है Z2 इक्वल टू 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i। ये समझाओ, ये क्या लिखा है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूं और इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यहाँ इक्वल टू का सिंबल मत दो, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, तब ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा ठीक रहेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं कह रहा हूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉइंट में लिखा हूं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो ये क्या बता रहा है, ये x और y बता है। देखो, ये मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर z को r, θ के रूप में लिखते हैं, पर अगर इस तरह से लिख दिया तो क्या करोगे, लड़ने जाओगे एग्जामिनर से? हाँ, तेरी हिम्मत कैसी कि तूने ऐसे लिख दिया। x, y के रूप में इसको समझो, तो क्योंकि सर कैसे समझ में आएगा, ये रेडियन वैल्यू में होगा तो r तो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, अगर ये रेडियन वैल्यू हुआ तो रेडियन वैल्यू होगा ना, तो यहाँ पे पाई के रूप में लिखा रहना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ
पाई के रूप में, जो लिखा है यहाँ नहीं ना है। इसीलिए देखो जनरली ऐसा अगर होता है प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि हाँ हम ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको दे रहे हैं, तब आप सॉल्व कीजिए। पर अगर नहीं दिया रहे तो बाय डिफॉल्ट क्या लोगे, अगर पाई का मल्टीपल नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो जिसको एक्स और वाई लोगे, एक्स कोमा वाई, और अगर पाई का मल्टीपल दिख रहा है तो आर कोमा थीटा लोगे। ठीक है, तो अब बताओ इसका जो है सो पोलर फॉर्म में कर सकते हो। पोलर फॉर्म में लाने के लिए क्या क्या वैल्यू हमें चाहिए, और आर और थीटा, मॉडुलस और आर्गुमेंट चाहिए। मॉडुलस और आर्गुमेंट का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, पता है ना? तो ठीक है, मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकालो, इसका आर्गुमेंट निकालो, और तब जो है हमको इसे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ। ठीक है, 2 मिनट के अंदर। चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखो ये क्या है, निगेटिव, और ये है निगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालना तो तुम लोग के लिए बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, एक्स की जगह पे क्या है, -1/2 होल स्क्वायर -√3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो हमारा मॉडुलस 1 आया। मॉडुलस को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ 1 लगाया था, R1। उसके बाद देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू θ1 इक्वल टू, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या है, निगेटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में -π प्लस tan इनवर्स y/x होता है। ठीक है, और चूंकि ये दोनों नेगेटिव है इसलिए मैं दोनों के साइन नहीं लिखा हूं, तो -π प्लस tan इनवर्स √3/2। ठीक है, और दोनों में माइनस लगा ही दो, चलो ठीक। चूंकि मॉडुलस का यूज नहीं करना है तो हटाओ, चूंकि दोनों नेगेटिव होता है, जो फॉर्मूला है वैसे लिखते हैं। तो ये 2 से 2 गया, -π प्लस √3 कितने का वैल्यू होता है सुधांशु, tan कितना बराबर √3। गुड, तो 60 को लिखते हैं π/3, तो ये हो जाएगा -2π/3। ठीक है, इसीलिए इन पोलर रिप्रेजेंटेशन, इन पोलर रिप्रेजेंटेशन Z1 को कैसे लिखेंगे, R1 cos θ1 प्लस I sin θ1। तो ये हो जाएगा 1 cos θ1 मतलब cos -2π/3 प्लस I sin -2π/3। ऐसे ही छोड़ दो, हम चाहे तो एक स्टेप जा सकते हैं पर वो ना करेंगे। दूसरा में ये जो है सो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के फॉर्म में दिया है, क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालने पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। Z2 इक्वल टू 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i। बताओ कैसे होगा सिंप्लीफिकेशन, क्या बोले, रैशनलाइजेशन बोल रहे थे, उस जो बोल रहे तो बोलो, रैशनलाइजेशन ही बोलते हैं। इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज टाइप का हुआ, लेकिन कहने का टर्म थोड़ा चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 1 - 3i, क्वेश्चन ठीक लिखे ना, ठीक है। अब इसको 1 + 3i डिवाइडेड बाय 1 + 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे में क्या होगा, 1 + 3, 1 +
1 माइनस 9i², ठीक है, 1 माइनस 9i²। ऊपर में क्या होगा, 1 प्लस 5i माइनस i², 6² i² 6 होगा ना। इसको मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2i प्लस 3i कितना होगा 5i, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और i को i से करेंगे तो i² होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5i डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा -5/10 प्लस 5/10i, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2i, ठीक है। इतना हम कर दिए, बचा हुआ काम तुम करो, कम ऑन। आसान काम हम करेंगे, मुश्किल काम तुम करो, सीखोगे कैसे। चलो थोड़ा सा स्ट्रगल करो, क्योंकि ये जरूरी है अभी, इसलिए मैं बता नहीं देता हूं। Z2 बराबर क्या होगा, √x² प्लस y²। x की जगह ये है और y की जगह ये है, ये हो जाएगा -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब हमको आर्गुमेंट Z2 निकालना है। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लिखेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स y में y बाय मॉड x नीचे में क्यों लगाए, क्योंकि हमें ये नेगेटिव साइन है तो हम ऐसे में इसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही सेकेंड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लिख चुके हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 1। सनी 1 किसका वैल्यू होता है, tan कितना बराबर 1, 45 डिग्री, यानी कि पाई/4, तो कितना हो जाएगा 3π/4, ठीक है। इसीलिए पोलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, r इंटू R2, ठीक है, इसको R2 लिख देते हैं, R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, R2 की जगह 1/√2, cos θ2 की जगह 3π/4 प्लस I 3π/4 हो गया। ओके, तो तुम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लिए। मैं बस एक ओरल एग्जांपल बोर्ड पे लिखूंगा और जस्ट पूछूंगा तुम्हें, ठीक है। अगर कोई तुमको ऐसे लिखे z इक्वल टू √2, 3π/4, जैसे वहां पे है 1/√2, चलो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो क्या समझोगे, ये किस फॉर्म में है, r θ वाला फॉर्म में, ठीक है। और ऐसे लिखा रहे z इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए। मान लीजिए Z1 है, Z2 1, -√3 ऐसे लिखा रहे तो x, y, ठीक है। तो ये है z r θ वाला फॉर्म और ये है z x, y वाला फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे पाई है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, और y/x करोगे तो √3 हो सकता है, ठीक है। ये हिंट दे रहा है कि √3 का वैल्यू के लिए तुम आर्ग्यूमेंट निकालो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन होगा, पेज पलटोगे, इसको ऐसे बॉक्स में लिख लो,
ठीक है, ताकि तुम लोग को ये नजर में पड़ जाए कि हम क्यों ऐसा वो बताएं। तीसरा, इसको बड़े सावधानी से करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 2 दे दिया हूं, Z3 इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जिसमें एक जो है सो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा है सो पोलर फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ है। तो एक भाग में लाने के लिए इसकी तरह इसको लाएंगे, तब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर ये सिंप्लीफाई करके एक निकलेगा, ठीक है। उससे हम जेड इसका जो Z3 मॉड निकालेंगे। ये करोगे कि होमवर्क दे दें? सुनो, cos पाई बाई 3 पता है कितना होगा? 1/2, वेरी गुड। और ये √3/2, ठीक है। तो इस तरह से तुम दोनों वैल्यू लिख लोगे। अब उसके बाद इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नीचे में 1 होगा, ऊपर में कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। उस वैल्यू को तुम रिप्रेजेंट करोगे तो x और y का वैल्यू आएगा, जैसे वहां पे आ रहा है। तुम Z3 मॉड निकाल सकते हो। करोगे या होमवर्क में दे दें? होमवर्क में दे दें पक्का? इसका आंसर लिख लो। इसका आंसर है 5√2/4 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। नहीं, गलती हो गया, ये दूसरा है। √2 cos -7π/12, ठीक है, प्लस i sin -7π/12। देखो, एक जगह मैं बताऊंगा, जब इसका आर्गुमेंट निकालोगे तो ऐसा आएगा √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1, या ऐसे ही कुछ होगा √3। तो उसमें से क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 कॉमन ले लेना, ठीक है। tan π/4 कितना होता है? 1। tan a + b कितना होता है? tan a + b बराबर कितना होता है? tan a + tan b। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो जब ये इस प्रकार के फॉर्म में आएगा कि √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, तब आर्गुमेंट निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे कोई लिख देगा tan इनवर्स, कैसे निकालोगे? नहीं मालूम है? तो अब क्या करोगे कि tan इनवर्स √3 ऊपर से कॉमन, 1 + 1/√3, और √3 नीचे से कॉमन, 1 - 1/√3, ठीक है। √3 से √3 गया। 1 को क्या लिख सकते हो? tan π/4। और इसको क्या लिख सकते हो? tan π/6। यहाँ पे 1 - 1 × 1/√3, 1 की जगह क्या लिखेंगे? tan π/4, और उसकी जगह पे अब ये लग जाएगा ऐसे करके। तब ये हिंट है आर्गुमेंट निकालने के लिए, इसको भी नोट कर लेना।
जेड एक्स कोमा वाई, इससे क्या आता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड आर थीटा से क्या आता है, जेड आर थीटा से जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब इसी का एक और फॉर्म है, जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है, इसको नोट किए, मिटा दूं, चलो ठीक। हेडिंग लिखो, यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलर्स फॉर्म, यूलर ने अपना तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, यूलर ने क्या बताया, यूलर ने बताया कि ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इसको जो है उन्होंने अपने नाम पे दे दिया, इसको कहते हैं यूलर्स आइडेंटिटी। ठीक, यूलर्स आइडेंटिटी, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ठीक है, अब देखो यूलर्स आइडेंटिटी क्यों, आइडेंटिटी वर्ड तब होता है ना जब किसी प्रकार का यह आइडेंटिटी यानी कि वन के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि यदि हम इस फॉर्म का मॉड लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका वैल्यू कितना निकलेगा बताओ, और ये मॉडुलस लगा है ना, x प्लस आई वाई के रूप में है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितना होगा, इसीलिए आइडेंटिटी। उन्होंने बताया कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, उन्होंने बताया कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी written in the form, ठीक है, z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, वेयर r इक्वल टू क्या, मॉडुलस यानी कि इक्वल टू मॉड z, और थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, उन्होंने ये बताया। अब दो बातें, सर इसका प्रॉपर्टी बताइए और इसको क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो पहले प्रॉपर्टीज, पहली बात तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बैठे रहो, हिलना नहीं, पूरा ध्यान से देखो। पहली बात तो इस फॉर्म में मॉड जेड बराबर आर होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हाँ इसका कॉन्जुगेट होगा आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ठीक है,
इस प्रकार से उसको लिखेंगे। और अब जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम, हाँ ये लिखा कैसे जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक, इंटरेस्टिंग तब होता है जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, लेट Z1 and Z2 be two unimodular कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमोडुलर का क्या मतलब, यूनि मतलब एक, मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूलस, जिसका मॉड्यूलस एक हो। यूनिमोडुलर वर्ड का क्या मतलब, जिसका मॉड्यूलस R इक्वल टू 1, Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू 1, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, और लेट आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू थीटा एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो Z1 इक्वल टू Z2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Z1 इक्वल टू Z2 कैसे लिखा जाएगा, e टू द पावर R नहीं लिखा हूं, R क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि हाँ ये क्या है, 1 है। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि हम R नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे 1 है, प्लस e टू द पावर i5। ठीक है, इक्वल टू e टू द पावर i की जगह क्या, i थीटा की जगह क्या लिखेंगे, मतलब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, cos थीटा प्लस i साइन थीटा प्लस cos 5 प्लस i साइन 5। ठीक है, अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, cos थीटा प्लस cos 5 प्लस i साइन थीटा प्लस साइन 5, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होगा ना, तो 2 cos थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस 5 बाई 2। और इसका वैल्यू क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है, साइन सी प्लस साइन डी में साइन आगे कॉस पीछे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2। इसमें और इसमें कोई टर्म कॉमन है, कौन सा टर्म है ना, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 भी कॉमन है, तो 2 कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2, यहां से क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 प्लस आई साइन थीटा प्लस 5 बाई 2, तो 2 कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर i इंटू थीटा प्लस 5 बाई 2, क्योंकि एंगल सेम है ना, एंगल सेम है कि नहीं, e टू द पावर i इंटू थीटा प्लस 5 बाई 2। और किसी e टू द पावर में कितना भी थीटा, उसका मॉडुलस क्या होगा, 1। तो यदि हम इसका मॉडुलस निकालेंगे
ये वैल्यू कितना होगा? ठीक है, 2 बाहर लिख लेते हैं, 2 cos थीटा माइनस 5/2, और इसका मॉडुलस क्या होगा? इस पूरे का मॉडुलस 1 हो जाएगा, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, और इसी तरह से तुम लोग निकालोगे तो Z1 माइनस Z2, सुनो ये टर्म भी मैं लिख देता हूं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि समझ जाओगे। मैं ये टर्म यहां पे लिख दूं, लिख देता हूं, हो सकता है कंफ्यूजन बाद में हो, पेज पलटोगे तो। e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर आई फाई, उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, इक्वल टू 2 मॉड कॉस थीटा माइनस 5/2। और Z1 माइनस Z2 निकालोगे तो यह वैल्यू होगी 2i साइन थीटा माइनस 5/2। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मुझे बताना था। अब इसके बाद लिखो इसको, और उसके बाद है सो इसकी सारी प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा, तब हम जो करने वाला क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज मुझे बतानी आज, नहीं तो अगले क्लास में वो हो जाएगा, भूल जाओगे। अभी ताजा ताजा सीखे हो तो ताजा ताजा इसकी प्रॉपर्टी जान लो। करो करो, नोट करो फटाफट। ये मॉडुलस है ना, इसमें ये रियल वैल्यू होता है, इसमें आई नहीं होगा। मॉडुलस कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं दे सकता। तो मॉडुलस तो समझ में आ गया। अब इसका आर्गुमेंट कितना होगा? Z1 प्लस Z2 का आर्गुमेंट देख के बताओ, इस लाइन में है, इस लाइन में बताओ आर्गुमेंट कितना होगा? ये वैल्यू e टू द पावर आई थीटा, ये एक तरह से उसका क्या हो गया? आर वैल्यू, और ये उस तरह से क्या हो गया? हाँ, थीटा वैल्यू। तो आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट Z1 प्लस Z2 इक्वल टू थीटा प्लस 5/2। आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2 अंतर होता है, वो होगा थीटा प्लस 5/2, और ये फेसर डिफरेंस होता है इसमें π/2 का। ठीक है, प्लस π/2 का। अब कहोगे सर ऐसा क्यों बोले आप? ऐसा इसलिए बोले क्योंकि e टू द पावर आई, ठीक है, e टू द पावर आई बराबर क्या होगा? नहीं सॉरी, आई बराबर होगा cos π/2 प्लस आई साइन π/2। ठीक है, इसको जब तुम रिप्रेजेंट करोगे Z1 माइनस Z2, तो एक्चुअली Z1 माइनस Z2 में 2i साइन थीटा माइनस π/2 इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस 5, यहाँ पे 2i साइन आ रहा है ना। ठीक है, तो इस वजह से i के रूप में एक रह जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू i के रूप में बचा रह जाएगा। Z1 माइनस Z2 देखना, करके देखना तुम लोग, मैं किया नहीं हूं। इस आई के कारण
ठीक है, इस I के कारण तुमको ये आता है, इस π/2 आता है। रिमार्क, व्हेन जब दूसरा जो है एंगल वो 0 हो, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? Z1 + Z2 1 हो जाएगा, दूसरा वैल्यू 1 हो जाएगा e⁻0। तो ये क्या होगा 2 cos θ/2 लिख सकते हैं, 2 cos θ/2 इंटू e⁻I⁻²। बोलो, क्योंकि फाई क्या है 0, तो जहां जहां 0 है यहां पे रख दिए। उसी तरह से e⁻I⁻1 बराबर क्या होगा 2i, I मत भूलना, 2i sin θ/2 इंटू e⁻I⁻2। ठीक है, अब इसको इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन होगा e⁻I⁻1 डिवाइडेड बाय e⁻I⁻1 इक्वल टू I tan θ/2। दिस भागा दिस इक्वल टू दिस। कंपोनेंट और डिपेंडेंट जानते हो क्या होता है? सुने हो? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर a/b इक्वल टू c/d हो तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भुला गए। a + b डिवाइडेड बाय a - b इक्वल टू c + d डिवाइडेड बाय c - d। ठीक है, ये होता है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लिख ही देता हूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, a - b डिवाइडेड बाय a + b इक्वल टू c - d डिवाइडेड बाय c + d। यहां पे c एंड d लगाएंगे, बाय c एंड d मतलब हाँ बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो e⁻I⁻ इक्वल टू 1 + I tan θ/2 डिवाइडेड बाय 1 - I tan θ/2 आएगा। दूसरा वाला लगाएंगे, दूसरा वाला। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे डिवाइडेड बाय इसमें इसको जोड़ेंगे। इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो 1 को इसमें जोड़ेंगे, हाँ फिर 1 में से इसको घटाएंगे। क्लियर? अब है सो इसमें 3 प्रॉब्लम है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और क्या क्या देखेंगे उसे बताते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड 1-2 और प्रॉब्लम देखेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में सब कंप्लीट हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट क्लास जो भी है मंडे को। अगर फिर भी है सो मेरे एक्सपेक्टेशन से कम रहा तो 1 क्लास और लेंगे। 1 to 2 क्लास विल बी इनफ।
ओके, थैंक यू।